all, welcome back to my YouTube channel Vidgyan Academy. I am CA Krishna Moda और आज हम शुरू करने वाले एक नया टॉपिक which is कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। इससे पहले हम पढ़ रहे थे जर्नल एंड लेजर। आपको याद होगा जर्नल में हम पढ़े थे कि जर्नल को हम सब डिवाइड कर सकते हैं इनटू वेरियस जर्नल्स, जैसे कि स्पेशल जर्नल्स कौन कौन से होते हैं, परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, और एक कौन सा जर्नल था जो हम बोले बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो है कैश बुक, है ना। कैश बुक हम बोल रहे थे इट इज बोथ अ जर्नल एंड अ लेजर। इसके अलावा हम बोले और कौन कौन से जर्नल्स होते हैं, बिल्स पेबल जर्नल, बिल्स रिसीवेबल जर्नल, और हम बोले अगर कोई ट्रांजैक्शन इनमें से कोई भी जर्नल में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे इन जनरल जर्नल या जर्नल प्रॉपर। हम अभी जो अपने पिछले लेक्चर्स में कवर कर रहे थे, हम जर्नल का फॉर्मेट देख लिए थे, लेजर का फॉर्मेट देख लिए थे, और हम क्या बोले कि हम जो फॉर्मेट फॉलो कर रहे थे वो फॉर्मेट रहेगा जनरल जर्नल या जर्नल प्रॉपर का। तो उसमें हम एक बार क्या किए, हम कोई भी टाइप का ट्रांजैक्शन जो था एक बार हम उसमें रिकॉर्ड करके जो है एक फॉर्मेट हम सीख लिए कि जर्नल बनाने का तरीका क्या है। पर आगे चल के हम देखेंगे कि आपका जैसे स्पेशल जर्नल्स है, जैसे परचेज या सेल्स जर्नल या परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न जर्नल, इसको बनाने का जो है एक फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, इन सबको हम आगे चल के एज सेपरेट चैप्टर्स पढ़ेंगे। हम जब पढ़ेंगे परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, we'll cover all of this under a new chapter which is books of original entry. पर before we start with these chapters, हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना कि कैश डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, क्योंकि हमें जब इसके बारे में एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग हमें हो जाती है तो हमारे लिए क्या है कि ये सारे चैप्टर्स कवर करना और इजी हो जाएगा। वैसे एक और चैप्टर इसके बाद एक और टॉपिक हम कवर करेंगे विच इज जीएसटी और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो मैं चाह रहा हूं कि आप ये सारे टॉपिक्स जो है एज सेपरेट चैप्टर्स पहले अच्छे से कवर कर लो, अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग आप ले लो, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे विद वेरियस टाइप्स ऑफ जर्नल। ठीक है, तो आज का क्लास हम कवर करते हैं कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट के साथ। वापस से आई होप आपको मेरे लेक्चर्स यूजफुल लग रहे हैं, आपको काफी फायदा हो रहा है इससे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डेफिनेटली टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट। सो सबसे पहले द कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट इज एन अलाउंस और अ कंसेशन offered by a trader to his customers either for making prompt payment और बल्क परचेज। तो हम बोल रहे हैं डिस्काउंट दो कारण से दिया जाता है, या तो आप जल्दी कैश जो है आप पे कर दो, या तो आप ज्यादा आइटम्स खरीद लो, तो हम आपको बल्क परचेज खरीदने के कारण आपको डिस्काउंट देंगे। हम बोले इट इज एन अलाउंस और अ कंसेशन, मतलब वो एक तरीके का छूट है। जो हम बोल रहे हैं कंसेशन मतलब जितना प्राइस देने को था उससे हम कम दे रहे हैं, एक कंसेशन आपको दे रहे हैं। क्लियर है? चलिए सबसे पहले हम देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज रेफर्ड टू एज अ डिस्काउंट दैट इज ऑफर्ड बाय अ सेलर टू द बायर in the form of reduction in the price of the item. It is offered because of buying the product in high volumes. हम बोले बल्क परचेज के कारण या तो डिस्काउंट दिया जाता है या तो प्रॉम्प्ट पेमेंट। यहाँ पे हम बात करें बल्क परचेज की। ट्रेड डिस्काउंट अब कब देते हैं? बल्क परचेज जब कस्टमर हमसे खरीदता है तब हम उनको ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। It does not require a separate treatment or disclosure on the financial statements for this discount, and it is reduced from the invoice amount at the time of recording sales or purchase. तो इसके हम अकाउंटिंग के बारे में अगर बात करें तो ट्रेड डिस्काउंट जब ऑफर किया जाता है तो ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करते, हम बुक्स में नहीं दिखाते ट्रेड डिस्काउंट को। हम क्या करते हैं, हम सिंपली अपना जो सेलिंग प्राइस है उससे हम
जो है इसको कम कर देते हैं। लेट्स से 500 का सामान है, उस पे 20% हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम 100 रुपए की छूट दे रहे हैं। तो ये 100 रुपए जो है हम अपने बुक्स में नहीं दिखाएंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, हम 500 रुपए में से लेस कर देंगे 100 और नेट दिखाएंगे 400 रुपए। हम अपना सेलिंग प्राइस को नेट ऑफ डिस्काउंट करके दिखाएंगे, हम इस 100 रुपए को अलग से कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वी विल जस्ट शो दिस एज अ डिडक्शन फ्रॉम आवर सेलिंग प्राइस, ठीक है। सिमिलरली जो कस्टमर है जिसको ये डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी अपने बुक्स में इसको अलग से कहीं पे रिकॉर्ड नहीं करेगा। वो सिंपली क्या करेगा, उसे जो उसने जिस प्राइस पे परचेज किया विच इज 500, वो उससे ये 100 रुपीज लेस कर देगा। तो वो अपने बुक्स में इसको जब दिखाएगा अपना परचेज प्राइस, वो दिखाएगा 500 माइनस 100। तो जिस समय कस्टमर सामान खरीद रहा है, ये डिस्काउंट तो उसे उसी वक्त मिल जा रहा है। ये तो आप हाथों हाथ ले ले रहे हो, क्योंकि आपको उसी समय पता चल जा रहा है आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा अगर आप बल्क में परचेज करते हो। तो जब वो इसको अब अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा अपने परचेज को, तो परचेज को सीधा सीधा 400 पे रिकॉर्ड करेगा, रादर देन शोइंग 500 एंड देन शोइंग 100 रुपीज सेपरेटली। क्लियर है। सिमिलरली उसी समय जो है ट्रेडर भी अपने बुक्स में सीधे सीधे इसको दिखाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 400, 500 माइनस 100 सीधा नेट दिखाएगा 400। इसको वो 100 रुपीज वापस से अपने बुक्स में अलग से एक्सपेंस नहीं दिखाएगा। सो दिस इज इन केस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग आई होप आपको जो है थोड़ा समझ में आ रहा है। बाकी जब हम सम सॉल्व करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट जो है समझ में आ रहा है आई होप, ठीक है। सो बल्क परचेज, लेट्स से ट्रेडर बोल रहा है कि आप या तो एक शर्ट खरीदो, एक शर्ट का जो है प्राइस है 200 रुपीज। फिर वो बोल रहे लेकिन आप अगर 3 टी शर्ट खरीदते हो इंस्टेड ऑफ 1, तो मैं आपको क्या करूंगा, 3 टी शर्ट 500 रुपए में दे दूंगा। ऐसे अगर आप एक टी शर्ट खरीदते हो तो आपको पड़ता है 200 रुपए। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि यार ऐसे तो मुझे मेरे पास शर्ट्स की तो कमी है, मैं 3 टी शर्ट्स अगर खरीद लेता हूं तो यार मुझे बैठे बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जा रहा है, क्या बुराई है, बहुत ही सही है डील, मुझे वैसे भी जरूरत तो है। मैं लेट्स से 3 महीने बाद खरीदता और टी शर्ट, इससे अच्छा मैं अभी एक साथ तीनों टी शर्ट्स खरीद लेता हूँ, जिससे क्या है मुझे 600 की जगह 500 ही पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट होता है ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। आपको जो है ट्रेडर अट्रैक्ट करता है, प्राइस में डिस्काउंट देके आपको अट्रैक्ट करता है कि आप और ज्यादा सामान खरीदो, ठीक है। हम पढ़ते हैं अब इसके बाद क्या एडवांटेज होता है इससे, जो है जो सेलर है उसको क्या एडवांटेज होता है, जो बायर है उसको क्या एडवांटेज होता है। लेट्स सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। सो एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट में हम इसको पढ़ेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं टू डिफरेंट पार्टीज। सो एडवांटेजेस टू द रिटेलर, टू द होलसेलर एंड टू द फाइनल कस्टमर। आई होप आपको जो है समझ में आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलसेलर। ये आई होप आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 7-8 में पढ़ लिए होंगे इसको मैथ्स में। पर जस्ट इन केस आपको जो है क्लियर नहीं है, तो मैं आपको बहुत ही जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूं द कंसेप्ट ऑफ अ होलसेलर एंड अ रिटेलर। सो आप इसको ऐसे समझो कि सबसे पहले क्या होता है, फैक्ट्री में सामान हम प्रोड्यूस करते हैं, फैक्ट्री में सामान मैन्युफैक्चर होता है। मैन्युफैक्चर क्या करता है, एक बार सामान बन जाता है तो वो जो है नेक्स्ट कोई पार्टी को बेचता है। उस पार्टी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं होलसेलर। हम कहते हैं इस पार्टी को होलसेलर। ये होलसेलर कौन होता है, जो बल्क में माल सीधा फैक्ट्री से खरीदता है, क्योंकि उसका काम है वो इस माल को खरीद के जो है बाकी दूसरे बिजनेसेस को बेचता है। इसका काम है दूसरे बिजनेसेस को बेचना।
तो होलसेलर वो होते हैं जो बल्क में सामान उठाता है, जो सीधा फैक्ट्री से सामान उठाता है, तो उसको क्या है, सस्ता पड़ता है, और वो क्या फाइनल कस्टमर को बेचने के लिए सामान नहीं खरीदता है, ये सामान खरीदता है वापस से दूसरे बिजनेस को बेचने के लिए। सो इस पार्टी को हम बोलते हैं होलसेलर। अब ये होलसेलर क्या करता है, ये इन टर्न बेचता है दूसरे बिजनेसेस को, इसको हम कहते हैं रिटेलर। ये रिटेलर कौन होता है, रिटेलर वो होता है जो फाइनल कस्टमर को बेचता है। जो किसको बेचता है, जो बेचता है फाइनल कस्टमर को, जैसे कि आप, जैसे कि मैं, हम तो एक ही पीस ऑफ टी शर्ट खरीदेंगे, एक ही यूनिट ऑफ टी शर्ट खरीदेंगे। तो हम जाते हैं कोई मॉल में, हम तो पसंद आता है हमें, तो हम क्या करते हैं, हम एक दो या मैक्सिमम 3 खरीदते हैं, तो हम होते हैं फाइनल कस्टमर्स। रिटेलर कौन हो गया, रिटेलर हो गया जैसे कोई दुकान जिससे आप जाके खरीद रहे हैं, इन लोग किससे खरीदते हैं, होलसेलर से खरीदते हैं। सो दिस इज द साइकिल ऑफ अ बिजनेस, ऑफ अ ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरर सबसे पहले बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को, और रिटेलर बेचता है फाइनल कस्टमर को, लाइक यू एंड मी। क्लियर है? तो अब हम जब पढ़ेंगे टर्म्स होलसेलर एंड रिटेलर, आई होप अब आपको समझ में आएगा हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एडवांटेजेस टू डिफरेंट पार्टी। सबसे पहले हम बोल रहे हैं व्हाट इज द एडवांटेज टू द रिटेलर। हम ये रिटेलर का बात कर रहे हैं जो बेचता है फाइनल कस्टमर को। सो रिटेलर को क्या फायदा हो रहा है, द रिटेलर सेल्स द गुड्स एट द लिस्ट प्राइस टू द कस्टमर, thereby मेकिंग मोर प्रॉफिट्स। अब ये लिस्ट प्राइस क्या होता है, लिस्ट प्राइस आप इसको ऐसे समझो, दिस इज द प्राइस एट विच द होलसेलर recommends that various retailers sells goods at this price to the final customer। मतलब जो मैन्युफैक्चरर है या होलसेलर है वो रेकमेंड कर रहा है कि उसके जितने रिटेलर्स है ना वो फाइनल कस्टमर को इस दाम पे बेचे। तो वो ऑलरेडी एक टैग, जो प्राइस टैग है वो लगा के दे रहे हैं गुड्स पे। और रिटेलर अब क्या कर रहा है, रिटेलर ने तो लेट्स से एक बल्क डिस्काउंट जो है उसे मिल गया होलसेलर से, रिटेलर सीधा सीधा 50 टी शर्ट होलसेलर से खरीद लिया, और लेट्स से टैग जो लगा हुआ था वो 200 का था, उसमें एक टैग लगा हुआ था कि 200 के प्राइस का ये टी शर्ट है, पर क्योंकि उसने बल्क में 50 क्वांटिटी जो है एक साथ होलसेलर से खरीदा, तो उसे लेट्स से एक टी शर्ट जो है होलसेलर ने 140 करके सेल किया, पर टैग कितने का लगा हुआ है, 200 का। तो लेट्स से अगर वो 50 की जगह कम क्वांटिटी खरीदता होलसेलर से, तो मे बी उसे 140 की जगह उसे 180 में खरीदना पड़ता एक एक टी शर्ट। बट वो अभी क्या किया, वो बल्क में खरीदा तो उसे 140 का मिल गया पर टी शर्ट, और प्राइस कितने का लगा हुआ है, प्राइस 200 का लगा हुआ है। अब क्योंकि ये जो डिस्काउंट है इसको कहीं भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता है, इसको क्या आपको अपने टैग में भी इसको नहीं दिखाना होता है कि होलसेलर जब बेचा रिटेलर को, वो अभी भी 200 का टैग के साथ ही अपने रिटेलर को बेचा। वो क्या है, वहां पे ये नहीं दिखा रहे कि रिटेलर को कितना डिस्काउंट दिया, उसको वो लेस नहीं कर रहे उस प्राइस से। दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड डिस्काउंट टू द रिटेलर। रिटेलर के पास अभी भी वो 200 का ही टैग है, उसे जो है बल्क डिस्काउंट मिल गया होलसेलर से, बट रिटेलर क्या कर रहे हैं, वो अभी भी 200 पे ही बेच दे रहे हैं अपने फाइनल कस्टमर को। उसको जरूरी नहीं है पास ऑन करना वो डिस्काउंट जो मिला उसे होलसेलर से, उसे जरूरी नहीं है पास ऑन करना फाइनल कस्टमर को। सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स टू द रिटेलर। रिटेलर क्या कर पा रहा है, रिटेलर एज इट इज प्राइस टैग पे जितना प्राइस है उसी पे वो कस्टमर को बेच दे रहा है, और कस्टमर को पता नहीं लग पा रहा है कि रिटेलर को कितना डिस्काउंट मिला। सो पूरा का पूरा डिस्काउंट जो है उसे होलसेलर से जितना मिला वो पूरा रिटेलर खुद ही इंजॉय कर ले रहा है। सो दिस इज अ बेनिफिट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट टू द रिटेलर। दूसरा क्या बेनिफिट है, द रिटेलर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर ट्रेड डिस्काउंट। तो हम क्या बोले, ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी बुक्स में हमें रिकॉर्ड नहीं करना,
हम सीधा सीधा क्या करेंगे, अपना परचेज या सेल्स को नेट करके ही सीधा रिकॉर्ड कर देंगे, अलग से एंट्री पास करने की कोई जरूरत नहीं है इन केस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो ये भी फायदा है, एक एंट्री कम हो जा रहा है फॉर द रिटेलर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट टू द होलसेलर। होलसेलर मतलब जो मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं होलसेलर की। द होलसेलर कैन इजीली चेंज द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट without making changes to the price catalog, thus avoiding the efforts of reprinting. So इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो जा रहा है कि होलसेलर जब रिटेलर को बेच रहा है तो आज लेट्स से वो 40 रुपए का डिस्काउंट दे रहा था, अगर आप बल्क परचेज खरीदते हो तो आपको पर पीस पे 40 रुपए का डिस्काउंट मिल जा रहा है, पर कल उसे लग रहा है कि डिमांड तो बहुत है इन चीजों की, मैं 40 रुपए क्यों दे रहा हूं, अगर मैं 20 रुपए भी देता तो भी मेरे पास तो रिटेलर्स आते खरीदने के लिए। तो उसने डिसाइड किया कल से 20 रुपया डिस्काउंट मैं ऑफर करूंगा। अब इसके लिए क्या हो रहा है, वापस से उसे प्राइस टैग जो था, जो लिस्ट प्राइस था, उसे चेंज करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम पढ़े लिस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा, इट इज नॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। सो उस पर तो अगर 200 प्रिंट किया हुआ है तो आप कितने का भी डिस्काउंट दो, आपका 200 विल रिमेन 200। ठीक है, तो हम बोल रहे बार बार अगर वो डिस्काउंट बदलता है तो उसे बार बार जो लिस्ट प्राइस है उसे चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो द होलसेलर इज सेविंग ऑन रीप्रिंटिंग कॉस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, इट इज वेरी इफेक्टिव इन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। इसका मतलब होलसेलर अगर देख रहा है कि बाकी होलसेलर्स वो बहुत बहुत डिस्काउंट देके कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला जो होलसेलर है, ये जब पता चले कॉम्पिटिटर्स इतना डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो भी अपने प्राइसेस तुरंत कम कर सकता है। वो भी बोलेगा कि मैं भी स्ट्रैटेजी बनाता हूं, मैं भी इतना डिस्काउंट दे सकता हूं, अभी भी इतना डिस्काउंट देने के बाद भी मेरे पास इतना प्रॉफिट तो बच रहा है, अगर मैं प्राइस कम नहीं किया तब तो मेरे पास रिटेलर्स आएंगे नहीं, क्योंकि दूसरे होलसेलर्स के पास चले जाएंगे रिटेलर्स। इसीलिए जब कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है तब ट्रेड डिस्काउंट बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो वो बोल सकते हैं कि भाई आप अगर मेरे से माल खरीदते हो और आप बल्क में खरीदते हो, मैं आपको बाकी अपने सारे कॉम्पिटिटर से ज्यादा डिस्काउंट दे रहा हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, different rates can be offered to different customers depending on the relationship with customers. अब क्या है, वापस से क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का कोई रिकॉर्ड जो है नहीं अवेलेबल होता है, तो अनदर यूजफुल थिंग फॉर होलसेलर इज कि वो डिफरेंट रिटेलर्स को डिफरेंट प्राइजेस ऑफर कर सकता है, डिफरेंट डिस्काउंट्स ऑफर कर सकता है। लेट्स से उसके पास दो रिटेलर्स है, एक ए और एक बी। आज उसने ए को जो है 40 रुपीज पर पीस के डिस्काउंट पे टी शर्ट्स बेची, कल जरूरी नहीं है वो बी को भी उतनी ही प्राइस पे बेचे, क्योंकि बी को पता नहीं लग रहा है, बी को तो लिस्ट प्राइस ही दिख रहा है। तो अगर वो बी को 40 की जगह 20 रुपीज डिस्काउंट में बेच पा रहे तो वो तो 20 रुपीज ही डिस्काउंट देगा। जरूरी नहीं है अगर वो एक कस्टमर को 40 पे बेच रहा है तो वो सारे कस्टमर्स को 40 पे ही बेचे, क्योंकि बी को नहीं पता चल रहा है कि ए को वो कितने डिस्काउंट में बेच रहे हैं। दैट इज अनदर एडवांटेज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट इज डिपेंडेंट ऑन लिस्ट प्राइस, और लिस्ट प्राइस को आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए होलसेलर्स को काफी फायदा हो रहा है, रिटेलर्स को भी फायदा हो रहा है इस चीज से। क्लियर है? लास्ट, it helps in increasing the sales volume by offering more discount for larger quantities. Obviously, वो डिस्काउंट अगर दे रहा है फॉर बल्क परचेज, इसका मतलब ही वो अपना सेल्स बढ़ाना चाह रहा है। होलसेलर को लग रहा है कि अगर मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा तब, गोइंग बाय माय एक्सपीरियंस, 50 क्वांटिटी जो है वो ए मेरे से हर महीने लेके जाता है। इस बार उसने डिसाइड किया कुछ इंसेंटिव दिया जाए ए को। उसने ए को अप्रोच किया, उसने कहा कि अगर मैं आपको लेट्स से
₹40 पर पीस का डिस्काउंट दे देता हूं मेरे टी शर्ट्स पे, तो क्या आप 50 की जगह 70 खरीदोगे? ए को लग रहा है ₹40, वो अपना कैलकुलेशन लगा रहे हैं कि 70 भी मेरे बिक जाएंगे, मेरे लिए 70 40 के डिस्काउंट में खरीदना इज अ गुड डील। तो इससे क्या हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है, होलसेलर को भी, रिटेलर को भी। तो होलसेलर इसीलिए ₹40 पर पीस का डिस्काउंट देने को तैयार हो जा रहा है ए को, क्योंकि उससे लग रहा है कि मेरे महीने का जो है 50 ही सेल हो पा रहा है ए को, इससे अच्छा तो मैं ₹40 का डिस्काउंट में दे दूं, जिससे एटलीस्ट मेरा सेल्स तो बढ़े, क्योंकि मुझे प्रॉफिट तो तब भी है, पर अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी बेच पा रहा हूं बाय ऑफरिंग अ स्मॉल डिस्काउंट, देन व्हाई नॉट ऑफर अ डिस्काउंट, ऑफर अ ट्रेड डिस्काउंट। इससे उसका सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जा रहा है। क्लियर है? सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट टू द होलसेलर। ठीक है, अब देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट से फाइनल कस्टमर कैसे एडवांटेज उठा पा रहे हैं। Retailers may pass on some or all of the cost savings achieved through trade discounts to the final customer. Retailers को कब फायदा हो रहा है, जब कस्टमर्स को कब फायदा हो पा रहा है, जब रिटेलर्स अपना कुछ पोर्शन ऑफ डिस्काउंट पास ऑन कर दे रहे हैं फाइनल कस्टमर को। तो हम वापस से अपना अगर एग्जांपल कंटिन्यू करें, तो रिटेलर को लेट्स से ₹40 का डिस्काउंट मिल रहा था होलसेलर से। अब क्योंकि लिस्ट प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो द रिटेलर कैन डिसाइड टू सेल द टी शर्ट एट द लिस्ट प्राइस टू द कस्टमर, और द रिटेलर में डिसाइड कि मेरे फाइनल कस्टमर जिनको मैं बेच रहा हूं वो मुझे ज्यादा मिल जाएंगे अगर मैं थोड़ा सा डिस्काउंट जो मुझे होलसेलर से मिला है मैं उनको पास ऑन कर दूं। जैसे कि ₹40 का डिस्काउंट अगर रिटेलर को मिला है, द रिटेलर में डिसाइड कि मैं ₹20 का डिस्काउंट आगे पास ऑन कर दूं, तो फाइनल कस्टमर को भी फायदा हो जा रहा है, उसे ₹20 का डिस्काउंट मिल जा रहा है, रिटेलर का भी फायदा है क्योंकि अभी भी उसके पास ₹20 का डिस्काउंट है, और होलसेलर का तो फायदा है ही क्योंकि उसका ज्यादा वॉल्यूम्स सेल हो रहा है। क्लियर है? तो फाइनल कस्टमर को तब फायदा हो रहा है जब रिटेलर डिसाइड्स टू पास ऑन सम ऑफ द कॉस्ट सेविंग जो उसे हुआ है, किससे, होलसेलर से, बाय प्रोवाइडिंग ट्रेड डिस्काउंट। तो अगर वो कुछ पोर्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट पास ऑन कर देता है फाइनल कस्टमर को, तब फाइनल कस्टमर के लिए भी कॉस्ट सेविंग हो जा रहा है। सो दैट इज एन एडवांटेज फॉर द फाइनल कस्टमर। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज कैश डिस्काउंट। चलिए आइए समझते हैं कैश डिस्काउंट फिर क्या होता है। कैश डिस्काउंट इज अ डिडक्शन अलाउड फ्रॉम द अमाउंट पेबल बाय अ डेटर टू encourage prompt payment. So cash discount क्या है? Cash discount is a deduction allowed from the amount payable by a debtor to encourage prompt payment. So हम बोल रहे थे जैसे हम कोई सामान बेच दिए थे क्रेडिट पे और हम बोले आप हमें पेमेंट 3 महीने के अंदर अंदर कर दो। लेट्स से हम ₹500 का सामान बेचे थे, अब क्योंकि हमें कैश का जो है नीड आ गया, तो हम अपने कस्टमर को फोन किए, कस्टमर का मतलब हो गया डेटर, हम अपने डेटर को फोन किए, हम बोले कि हम जो आपको पिछले हफ्ते सामान बेचे थे आप बोले हो कि आप 3 महीने में पेमेंट कर दोगे, ₹500 मुझे पाने, पर मैं उसको एक इंसेंटिव दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अगर आप मुझे इसी हफ्ते अगर पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको ₹100 का डिस्काउंट दे दूंगा, 20% डिस्काउंट दे दूंगा। 500 में 20% मतलब ₹100। तो क्योंकि मुझे कैश के जो है अर्जेंट नीड आ गया, तो मैं अपने डेटर को बोल रहा हूं अगर आप मुझे 3 महीने की जगह आप इसी हफ्ते मुझे पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको 20% डिस्काउंट दे दूंगा। सो इट इज अ डिडक्शन, ये आपका डिडक्शन हो रहा है ना, 500 से ₹100 कम देने पड़ेंगे डेटर को फ्रॉम द अमाउंट पेबल बाय अ डेटर टू encourage प्रॉम्प्ट पेमेंट। इससे क्या होगा, मुझे इसी हफ्ते जो है पैसे अपने मिल जाएंगे। दैट इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। जब मुझे पेमेंट अपने कस्टमर से मिल जाएगा, मैं
तब उसे रिकॉर्ड करूंगा अपने बुक्स में. सो अनलाइक ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. और वो कब रिकॉर्ड करेंगे? व्हेन द पेमेंट इज एक्चुअली मेड और एक्चुअली रिसीव्ड. क्लियर है? तो इसका एंट्री अब हम देखते हैं कैसे रहेगा. जब आप सेल कर रहे हो कोई गुड्स अपने कस्टमर को, तो क्या एंट्री होता है? तब होता है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स. डेटर यहां पे कस्टमर हो रहे डेबिट, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, वो गुड्स रिसीव कर रहे. सो हम डेटर को डेबिट किए थे और सेल्स हमारे लिए इनकम है, इसलिए एज पर नॉमिनल अकाउंट्स हम उसको क्रेडिट किए थे. अब जब हमें पैसे मिल जाएंगे, हम उस समय जो है अपना डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. सो हम बोल रहे इस केस में हम जब सेल किए थे कस्टमर को, हम रिकॉर्ड किए थे. लेट्स से मिस्टर एक्स हमारा डेटर है, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट 500 टू सेल्स अकाउंट 500. ये था एट द टाइम ऑफ मेकिंग द सेल्स. अब जब हमें पैसे मिल जा रहे, लेट्स से हमें वो इसी हफ्ते लाके 400 रुपए दे दिया, तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश मिल रहा है? 400. और हम डिस्काउंट कितना दे रहे? हम बोल रहे हैं हम डिस्काउंट 100 रुपए दे देंगे आपको, 100 रुपए. क्यों? डिस्काउंट अलाउड क्या हो रहा है? हमारे लिए तो एक्सपेंस है. हम पाते कितना? 500, लेकिन अब हम पा रहे 400, तो 100 रुपये हमारे लिए एक एक्सपेंस हो गया. क्योंकि हमें पेमेंट जल्दी चाहिए थी, हमने 100 रुपये जो है डिस्काउंट एज एन एक्सपेंस हम इनकर करें. क्लियर है? टू मिस्टर एक्स, तो हम मिस्टर एक्स का अकाउंट क्लोज कर दे रहे हैं 500 रुपए. क्लियर है? अब ये तो हो जा रहा है इन दी बुक्स ऑफ दी सेलर, जो सामान बेच रहे हैं ये उसके बुक्स में ये एंट्री है. अब आप बताओ, जो खरीद रहे उसके बुक्स में भी तो आप डिस्काउंट रिकॉर्ड करोगे. जैसे सेलर अपने बुक्स में डिस्काउंट रिकॉर्ड किया, वैसे जो परचेज करेगा वो भी अपने बुक्स में डिस्काउंट रिकॉर्ड करेगा. अब जब वो सामान खरीदा तब एंट्री क्या हुई थी? तब हुई थी परचेज अकाउंट डेबिट टू लेट्स से मिस्टर वाई जो है सेलर था, तो मिस्टर वाई इसके लिए क्या हो रहा है? वेंडर हो रहा है. तो टू मिस्टर वाई अकाउंट 500 रिकॉर्ड ये भी किया था अपने बुक्स में. अब जब ये कैश पे कर दे रहे उस समय क्या एंट्री आ जाएगी बुक्स में? उस समय हम फिर मिस्टर वाई के अकाउंट को क्लोज कर देंगे 500 टू कैश अकाउंट. कैश कितना जा रहे हैं? 400 जा रहे उसके पास से. और इस केस में डिस्काउंट क्या हो जाएगा? फिर डिस्काउंट इनकम बन जाएगा. जैसे सेलर के लिए डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, वैसे जो जो परचेजर है वो अब कम पैसे दे रहे हैं तो उसके लिए डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा. ये रिसीव कर रही है डिस्काउंट, एंड व्हाट विल डिस्काउंट रिसीव बी? इट विल बी एन इनकम. सो टू डिस्काउंट रिसीव, हम पढ़े नॉमिनल अकाउंट में जब भी हमारे लिए कोई इनकम बिजनेस में आता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं. गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. ये हो जाएगा 100. तो हम अपने एंट्रीज को ऐसे दिखाएंगे इन केस ऑफ कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट में हम कैसे दिखाएंगे? हम अपने बुक्स में उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे. हम तो सीधा सीधा क्या है, परचेज जो 500 रुपए अगर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला होता, हम सीधा सीधा इसको 400 पे ही रिकॉर्ड करते. हम 500 माइनस 100 नेट इसको 400 पे रिकॉर्ड करते. हम कहीं भी डिस्काउंट नहीं दिखाते. वैसे ही जो सेलर होता वो अपने बुक्स में क्या करता? वो सेल्स को 400 पे दिखाता. वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट इसको रिकॉर्ड नहीं करता, वो एट द टाइम ऑफ सेल ही इसको रिकॉर्ड कर देता. वो पेमेंट रिसीव होने का वेट नहीं करता. क्लियर है? चलिए अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कैश डिस्काउंट. जैसे ट्रेड डिस्काउंट में हम देखें अलग अलग पार्टीज को क्या फायदा होता है, चलिए अब देखते हैं कैश डिस्काउंट से दोनों पार्टीज को क्या फायदे. सो सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ कैश डिस्काउंट टू द सेलर.
It enables the seller to recover the cash from goods sold early and thus helps in improving the cash flow and working capital position of the business. तो सेलर क्यों दे रहा है कैश डिस्काउंट? क्योंकि ऑब्वियसली उसे पेमेंट जो है जल्दी चाहिए, उसे कैश अपने बिजनेस में जल्दी लाना है, इसलिए वो थोड़ा सा जो है एक्सपेंस इंकर करने को भी तैयार है कि अगर मैं उसको डिस्काउंट दे देता हूं तो एटलीस्ट मेरे पास कैश जो है जल्दी से बिजनेस में आ जाएगा, मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा 3 महीने का। तो अगर मेरे पास कैश जल्दी आएगा तो मैं उस कैश को और चीजों में यूज कर पाऊंगा। ऐसे क्या, मैं 3 महीने तक मेरे जो कैश मेरा जो था वो अटका हुआ था, अगर मेरे पास जल्दी आ पाएगा, हो सकता है मैं उसको 2 बार घुमा लूंगा 3 महीने के अंदर अंदर। मैं हो सकता है उसको कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता हूं उस कैश को। सो टू द सेलर, कैश डिस्काउंट हेल्प्स इन recovering cash early and thus improving the cash flow. कैश फ्लो मतलब कैश का अंदर आना या कैश का जाना। इस केस में कैश का रिकवरी, जो कैश का फ्लो है, इनफ्लो है, इसको इनफ्लो बोलते हैं कैश का। अगर बिजनेस से जाते हैं उसको कैश का आउटफ्लो बोलते हैं। तो कैश इनफ्लो सेलर इंप्रूव कर पाता है, वर्किंग कैपिटल पोजीशन अपना इंप्रूव कर पाता है। वर्किंग कैपिटल हम आगे चल के देखेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे क्या होता है, लेकिन अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्किंग कैपिटल आप ऐसा समझो, जो सब हमारे रिसोर्सेज होते हैं जो शॉर्ट टर्म में यूज होते हैं उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। जैसे कैश, कैश हमारा रिसोर्स क्या है, वो शॉर्ट टर्म में हमारा जो है यूज होता है, इसलिए कैश इज पार्ट ऑफ आवर वर्किंग कैपिटल। जो शॉर्ट ड्यूरेशन के हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आप आगे चल के पढ़ोगे, होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो हमारे पास जो भी शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं और जो भी हमारे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होते हैं, दोनों का डिफरेंस जो है वर्किंग कैपिटल होता है। तो अगर हमारे पास कैश आ रहा है तो हमारा शॉर्ट टर्म एसेट बढ़ रहा है, तो इसीलिए हमारा वर्किंग कैपिटल भी इंप्रूव हो रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि कैश डिस्काउंट इनेबल्स द सेलर टू रिकवर कैश, जिससे उसका कैश इनफ्लो भी इंप्रूव होगा और वर्किंग कैपिटल पोजीशन भी इंप्रूव होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इट अवॉइड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेथ्स। ये कैसे हो रहा है? अगर मुझे जो कैश है वो इसी हफ्ते मिल जा रहा है रादर देन वेटिंग फॉर 3 months, तो ऑब्वियसली बाद में जाके अगर वो डेटर इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो मेरे तो पैसे डूब गए। जहां मुझे 500 मिलने थे, मेरे तो सारे के सारे पैसे डूब गए। तो अगर मुझे इसी हफ्ते, चाहे मैं 100 रुपया इंकर कर रहा हूं एज अ डिस्काउंट, एज एन एक्सपेंस में इंकर कर रहा हूं, वो मुझे चलेगा रादर देन वेटिंग फॉर 3 months एंड देन गेटिंग टू नो दैट द डेटर हैज बिकम इनसॉल्वेंट। तो मेरे लिए बैड डेट्स का चांस भी कम हो जा रहा है अगर मैं जल्दी पेमेंट रिसीव कर ले रहा हूं। क्लियर है? नेक्स्ट, इट सेव्स टाइम एंड एफर्ट स्पेंट ऑन कीपिंग ट्रैक ऑफ स्मॉल रिसीप्ट्स एंड सेंडिंग डनिंग लेटर और फॉलो अप रिमाइंडर टू द कस्टमर। अब जितना मेरे पास आज डेटर्स हैं उतने मेरे को क्या है, उनको रिमाइंडर भी भेजने पड़ेंगे। आज जरूरी तो नहीं है कोई मुझे बोल देते कि मैं 3 महीने बाद आपको पैसे पे कर दूंगा, जरूरी नहीं है कि वो मुझे 3 महीने बाद पे कर ही देगा। 3 महीने बाद मैं उसको याद दिलाऊंगा कि आप मुझसे सामान खरीदे थे, आप पेमेंट कब कर रहे हो, आपका 3 महीना तो हो गया। ऐसे मेरे पास जितने ज्यादा डेटा है मुझे सबको याद दिलाना होगा। बिजनेस में बहुत कॉमन है, पैसे कोई नहीं देना चाहता, सामान सब उधार में लेना चाहते पर पैसे टाइम पे कोई नहीं देता। तब क्या होता है, बिजनेस वालों को कॉल कर करके अपने कस्टमर्स को याद दिलाना पड़ता है, भाई आपके इतने पैसे ड्यू है, आप कब दे रहे हो, कब दे रहे हो। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें उनका एफर्ट वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अगर उनको पैसे जल्दी मिल जा रहे हैं तो ये हैसल जो है, रिमाइंडर्स का जो एफर्ट लगाना पड़े, टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है, इन सब से सेलर बच जा रहा है। क्लियर है? तो यही हम इस पॉइंट में बोल रहे हैं। यहां बोल रहे हैं कि दे डोंट हैव टू सेंड डनिंग लेटर्स और फॉलो अप रिमाइंडर्स। ये डनिंग लेटर क्या है? ये डनिंग लेटर एक तरीके से फॉलो अप हो गया। पहले के जमाने में क्या होता था, वो जो सेलर्स होते थे वो चिट्ठी से अपना रिमाइंडर भेजते थे कि आपने इस तारीख को मेरे से सामान आपने खरीदा था
और आपको इतने दिन बाद वो पेमेंट करना था, अब वो जो है वो दिन दैट इज नियरिंग, आप प्लीज पे कर देना टाइम पे, या वो बोलेगा कि आपको इस तारीख तक कर देना था पर आप अभी तक किए नहीं, आप वो कब तक कर रहे हो, तो वो रिमाइंडर वो एक लेटर से भेजा जाता था, उसे फॉलो अप लेटर बोलते हैं या डनिंग लेटर बोलते हैं। क्लियर है? अब बायर को क्या एडवांटेज है? अगर वो जल्दी पे कर देगा तो बायर को क्या एडवांटेज हो सकता है? सेलर का तो भाई समझ में आ रहा है, पर बायर को क्या एडवांटेज है? सबसे पहले तो बायर को यही एडवांटेज है ना कि उसको कम पे करना पड़ रहा है, उसे 500 की जगह तो 400 पे करना पड़ रहा है, बैठे बैठे 100 रुपया कमा लिया वो। तो बायर को भी एडवांटेज है, सेलर को भी एडवांटेज है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखे, बायर को क्या एडवांटेज है। The less time the buyer takes to settle their account, the more discount they enjoy, thereby reducing the cost of goods. क्लियर है? हो सकता है अगर वो एक महीने के अंदर अंदर पे कर देते हैं रादर देन वेटिंग टिल 3 months, तो उसे 20% डिस्काउंट मिल रहा है। अगर वो 2 महीने के अंदर अंदर पे कर देते हैं तो उसे 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो जितना जल्दी वो पे कर रहा है उसे उतना ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, उसके लिए उतना कम हो जा रहा है उसका कॉस्ट। क्लियर है? Next, the buyer is able to earn more profits on resale of goods since the cost of goods goes down. अब obviously जो buyer है उसके लिए cost कम हो जा रहा है तो वो profit ज्यादा कमा पाएगा। ये तो मतलब एकदम natural चीज है। आज मैं 500 रुपए का सामान बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ और उसे 600 पे बेच रहा हूँ तो मैं 100 कमा पा रहा हूँ। अगर मुझे 100 रुपया डिस्काउंट मिल जा रहा है तो मेरे लिए कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 400, और मैं अब उसको अगर 600 पे बेच रहा हूँ तो मुझे तो सीधा 200 रुपए का मुनाफा हो रहा है, तो मेरे लिए तो 2x हो जा रहा है प्रॉफिट। जहां मुझे 100 रुपए का फायदा होता है यहाँ मुझे 200 का फायदा हो जा रहा है। बहुत ही ऑब्वियस चीज है ये तो। ठीक है? नेक्स्ट, द बायर अर्न्स अ गुड रेप्यूटेशन एंड अर्न स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफर्ड बाय सेलर। अब बायर अगर कम टाइम पे पेमेंट दे रहे सेलर को तो ऑब्वियसली उसका एक अच्छा गुडविल बन जा रहा है, उसका एक अच्छा रेप्यूटेशन बन रहा है। जो सेलर है वो बार बार उसे गुड्स बेचना चाहेगा क्योंकि पता है ये वाला जो मेरा कस्टमर है ये टाइम पे पेमेंट करने वाला कस्टमर है, ये डिफॉल्ट नहीं करता अपने पेमेंट पे, ये हमेशा मुझे जो है एक हफ्ते एक महीने के अंदर ही पेमेंट कर देता है। सो उसका एक अच्छा रेप्यूटेशन बन रहा है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले कैश डिस्काउंट में इट इज कंडीशनल ऑन सेटलिंग द अकाउंट विद इन स्पेसिफाइड टाइम। कैश डिस्काउंट क्या है? कंडीशनल है। कंडीशनल मतलब आपको ये डिस्काउंट तभी मिलेगा अगर आप कोई कंडीशन को फुलफिल करते हो, और इस केस में कंडीशन क्या होगा? अगर आप पेमेंट इतने दिन के अंदर कर देते हो, सो आपको डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप पेमेंट जल्दी कर देते हो। दैट इज अ कंडीशन फॉर यू टू अवेल अ डिस्काउंट, सो इट विल ऑलवेज बी कंडीशनल। और ये पता कब चलेगा? एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, वेदर द कंडीशन हैज बीन फुलफिल्ड और नॉट। पर ट्रेड डिस्काउंट के केस में क्या है? इट इज अनकंडीशनल, द बायर इज ईदर इंटाइटल्ड और नॉट। मतलब जब होलसेलर रिटेलर को लेट्स से सामान बेच रहा है और वो बोल रहा है कि आप अगर एक आइटम खरीदोगे तो आपको 200 रुपए पड़ेंगे, अगर आप 3 आइटम खरीदते हो तो आपको 500 रुपए पड़ेंगे, तो उसी समय पता चल जाता है वेदर और नॉट वो डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं, क्योंकि जिस समय बायर खरीद रहा है गुड्स उस समय वो या तो एक खरीदेगा या तो 3 खरीदेगा। सो बाद के लिए कोई कंडीशन नहीं रहता है, उसी समय पता चल जाता है कि उसे कितने में सामान मिला है। क्लियर है? सो इट विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी फ्यूचर कंडीशंस। या तो उसे मिलेगा वो 100 रुपए का डिस्काउंट या तो नहीं मिलेगा। अगर वो 3 खरीद लेता है तो उसे मिल जाएगा, अगर एक खरीदा है तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय अ क्रेडिटर टू द डेटर। हम क्या बोले कि हमेशा कैश डिस्काउंट क्रेडिट टर्म्स पे खरीदने पे ही मिलेगा। सो इट विल ऑलवेज बी अलाउड बाय द क्रेडिटर टू द डेटर। जब क्रेडिट पे सामान खरीदना बेचना हो रहा है तभी कैश डिस्काउंट जो है एप्लीकेबल है, क्योंकि तभी डेटर जो है वो जल्दी पेमेंट कर रहा है तभी उसे मिल रहा है। और उसके लिए जो सेलर क्या है? सेलर क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर और डेटर का कंसेप्ट इन्वॉल्व है इन केस ऑफ कैश डिस्काउंट।
पर ट्रेड डिस्काउंट के केस में क्या देखे थे, इट इज अलाउड बाय अ होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर। ये हमेशा होलसेलर जब रिटेलर को बेचता है या मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को बेचता है तभी ये डिस्काउंट का कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज अलाउड ऑन लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस पे परसेंटेज अप्लाई होता है। दैट इज व्हाई ये बिजनेस टू बिजनेस, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सामान बेचता है तब ये कंसेप्ट आता है। इसमें क्रेडिटर डेटर का कंसेप्ट नहीं आता है। ये तो आप एट द टाइम ऑफ परचेज या सेल ही आपको ये डिस्काउंट मिल जाता है। सो इसमें जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है ये होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, ये कंसेप्ट इन्वॉल्व है। क्लियर है? नेक्स्ट, it is a reduction in amount due from the debtor. डेटर जितना पैसा पे करने वाला है उस पे ये कैश डिस्काउंट एप्लीकेबल होता है, उससे उतना कम पे करना है। सो इट इज अ रिडक्शन इन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेटर, whereas trade discount is a reduction in the list price of goods sold. क्लियर है? ये हम देख लेते डिटेल में। Next, it is generally offered to encourage prompt payment, whereas trade discount is generally offered to encourage bulk purchases. Volumes बढ़ाने के लिए हम trade discount देते हैं. Next, it is allowed at the time of payment, whereas this is allowed at the time of sale. बेचते समय आपको पता चल जा रहा है आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो, उसमें आपको वेट करना पड़ेगा कि क्या आपको पेमेंट जो आप टाइम बोले उसमें मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, आपको तभी पता चल रहा है। क्लियर है? कैश डिस्काउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ बायर एंड सेलर एज अ गेन एंड एक्सपेंस रिस्पेक्टिवली। तो या तो ये डिस्काउंट अलाउड होगा या तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। तो अगर डिस्काउंट अलाउड होगा तो इट इज एन एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो इट इज अ गेन। क्लियर है? Whereas trade discount does not appear in the books of accounts. Trade discount हम दिखाते ही नहीं, हम रिकॉर्ड ही नहीं करते अपने बुक्स में। ये भी क्लियर है? बहुत इजी डिफरेंसेस है। आपको इसका अगर कंसेप्ट समझ में आ जा रहा है तो डिफरेंसेस आप खुद से ही बना लोगे, है ना? चलिए नेक्स्ट एक और कंसेप्ट देखते हैं, ये रिबेट क्या होता है। वापस से ये वर्ड रिबेट भी आप कई बार सुने होंगे, पर क्या रिबेट और डिस्काउंट सेम होता है? नहीं। रिबेट क्या होता है? एक तरीके से वो भी कंसेशन ही है, पर रिबेट इज अलाउड इन केसेस जहां पे कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं है। वहां पे अगर सेलर कोई कंसेशन दे रहा है बायर को तो आ जाता है द कंसेप्ट ऑफ रिबेट। अगर हम कुछ एग्जांपल सोचे तो आप समझो, कभी ऐसा हो सकता है कि सेलर जो सामान बेचा बायर को वो डिफेक्टिव निकला, उस केस में बायर कंप्लेन किया तो सेलर उसको कुछ डिस्काउंट दे रहा है कि लेट्स से 500 रुपए का जब सामान बेचा था उसे बायर ने कंप्लेन किया कि आप जो मुझे 50 टी शर्ट्स बेचे हो उसमें से 2 टी शर्ट्स तो खराब निकले। तो सेलर बोले ठीक है मुझे 500 पे मत करना, आप मुझे लेट्स से 450 पे कर देना बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव क्वालिटी। तो इस केस में ये डिस्काउंट नहीं कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा रिबेट। क्लियर है? दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, पर रिबेट कैन बी बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, जहां भी आप कंसेशन दे रहे हो फॉर रीजंस अदर देन कैश डिस्काउंट, मतलब प्रॉम्प्ट पेमेंट और ट्रेड डिस्काउंट और बल्क परचेजेस, देन इट इज नोन एज अ रिबेट। सो रिबेट भी क्या हो रहा है? रिबेट भी फिर एक्सपेंस हो जा रहा है। फिर इसका मतलब ये हो रहा है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो इट विल बी सिमिलर टू कैश डिस्काउंट, जस्ट द रीजन इज डिफरेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। If the buyer is offered a concession or allowance for reasons other than bulk purchase or prompt payment, for example defective quality or goods not sold as per specification, मतलब आप बोले थे कि मुझे आप लेट्स से कॉटन टी शर्ट्स दोगे लेकिन आप तो पॉलिएस्टर टी शर्ट्स भेज दिए, तो दैट इज नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन। तो हो सकता है सेलर बोल दे ठीक है चलो इस बार गलती हो गई, मैं आपको अगले महीने भेज दूंगा कॉटन, इस बार आप यही रख लो, मैं आपको इस पर डिस्काउंट दे देता हूँ, मैं आपको 100 रुपए का डिस्काउंट दे देता हूँ। तो द आइटम इज नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, इसीलिए आप उसको एक कंसेशन दे रहे हो, इसे हम रिबेट बोलेंगे। क्लियर है? Just like cash discount, rebate is recorded in the books as rebate allowed to debtor account. तो वापस से
आप इसको दिखाओगे कैसे बुक्स में? आप इसको दिखाओगे इन सेम वे एज कैश डिस्काउंट। इसको आप एक्सपेंस की तरह डेबिट करोगे और कस्टमर क्या करेगा अपने बुक्स में? इसको दिखाएगा एज रिबेट रिसीव्ड। क्लियर है? उससे वो क्या करेगा? अपने क्रेडिटर को कम कर देगा, वो क्रेडिटर को डेबिट करेगा और रिबेट रिसीव को क्रेडिट करेगा। और सेलर क्या करेगा? अपने बुक्स में रिबेट अलाउड को डेबिट करेगा और डेटर का बैलेंस को कम कर देगा बाय क्रेडिटिंग द डेटर। ठीक है, चलिए आइए अब हम थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, जैसा कि मैं आपको फर्स्ट क्लास से बोल रहा हूं, हमारे लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। द रीजन बीइंग बोर्ड्स में एक एक मार्क मैटर करता है। आपके लिए 99% और 98% का जो डिफरेंस होगा, हो सकता है वो 2-3 मार्क्स के कारण ही हो जाए। इसीलिए बहुत जरूरी है आप जितना प्रैक्टिकल पे ध्यान दो उतना ही आप ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे भी ध्यान दो, क्योंकि आपसे थ्योरी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। एंड सेकेंड चीज क्या है, आप अगर CUET के लिए अपियर कर रहे हो, विच इज योर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, तब आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप पूरा फोकस अपना स्टार्टिंग से क्लास 11 से ही ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे दे के चलो। ठीक है, इसलिए हम थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज देखते हैं कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट पे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग केसेस इंडिकेट द ऑल्टरनेटिव विच यू कंसिडर टू बी करेक्ट। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से हमें राइट ऑप्शन सेलेक्ट करने। ट्रेड डिस्काउंट allowed to a debtor is debited to discount allowed account, debited to sales account, debited to cash account, not recorded in the books। तो ट्रेड डिस्काउंट के केस में अभी अभी हम क्या पढ़े, वो तो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं होता है। सो कहां डेबिट होगा कहां क्रेडिट होगा उसका सवाल ही नहीं होता है। सो इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट अलाउड टू अ डेटर इज क्रेडिटेड टू। कैश डिस्काउंट कहां क्रेडिट होगा? ए कैश डिस्काउंट, बी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, सी डेटर्स अकाउंट, डी सेल्स अकाउंट। कैश डिस्काउंट कहां पे क्रेडिट होगा? ये वर्ड आप देखो, कैश डिस्काउंट कहां क्रेडिट होगा। हम पढ़े हैं इसका एंट्री क्या होता है कैश डिस्काउंट का? इसका एंट्री होता है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। सो क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? डेटर अकाउंट हो रहा है। यहां पे ऑप्शंस में हमारे पास है डेटर्स अकाउंट, हाँ। सो कैश डिस्काउंट अलाउड टू अ डेटर इज क्रेडिटेड टू डेटर्स अकाउंट। क्लियर है? जहां पे आपको कंफ्यूजन हो आप एंट्री सोचिए, एंट्री में क्या हो रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आप एक एक वर्ड पे ध्यान दो। आप कहीं डिस्काउंट अलाउड को डेबिट समझ के आप डेबिट के हिसाब से मत सोचने लग जाओ। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है क्लियरली कि कैश डिस्काउंट आप कहां पे क्रेडिट करते हो। ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट, व्हेन वी earn discount for prompt payment of an account, the amount will be credited to the A cash account, B creditors account, C discount received account, D discount allowed account। अब यहां हम क्या बोले, when we earn discount for prompt payment of an account, the amount will be credited to। so जब हम discount earn कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? discount received। और डिस्काउंट रिसीव्ड हम पढ़े हैं वो हम क्रेडिट करते हैं अपने बुक्स में। सो द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर पेइंग क्विक सप्लायर्स 1200 दे इन्फॉर्म यू दैट दे वर एंटाइटल्ड टू अ डिस्काउंट ऑफ 2.5%। तो यहां पे क्विक सप्लायर्स हमारे लिए वेंडर है हमारा, उनको हम 1200 पे किए।
वो बोल रहे हैं कि हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा 2.5% का, बिकॉज कैश डिस्काउंट कैसे हो रहा है, क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ पेमेंट हम बोल रहे हैं डिस्काउंट के बारे में। सो हमने जल्दी पे किया होगा तो वो हमें बोल रहे हैं हमें 2.5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन है? इसमें हमें 4 डेबिट और उसका कोरिस्पॉन्डिंग क्रेडिट दिया हुआ है, तो ये हमसे पूछ रहे हैं राइट एंट्री क्या है। ए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू क्विक सप्लायर्स अकाउंट, B bank account debit to discount allowed account, C quick suppliers account debit to discount received account, D discount received account debit to quick suppliers account। सबसे पहले तो क्योंकि हम ये अर्न कर रहे हैं, वी आर entitled to a discount of 2.5% because of making prompt payment, तो हमारे लिए पहले तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये डिस्काउंट अलाउड का केस नहीं है। इसका मतलब ए और बी जो है ये तो हो नहीं सकते। फिर हम क्या बोल रहे हैं, सी में क्विक सप्लाईज अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, तो हम वेंडर अकाउंट डेबिट करें और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करें, तो यही सही है। हमने वेंडर को डेबिट करते हैं एट द टाइम ऑफ पेमेंट और हम डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करते हैं। लास्ट ऑप्शन भी नहीं हो सकता, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, हम डिस्काउंट रिसीव्ड को तो क्रेडिट करते हैं बिकॉज इट इज एन इनकम फॉर द बिजनेस। सो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, when your firm receives an invoice and assuming that when the account is settled full advantage is taken of any discounts offered, which of the following items will be recorded in the double entry? So पहला ऑप्शन है कैश डिस्काउंट, नेट इनवॉइस प्राइस एंड ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट है कैश अकाउंट एंड नेट इनवॉइस प्राइस, फिर है ओनली कैश अकाउंट, ओनली कैश डिस्काउंट, फिर लास्ट है ओनली ट्रेड डिस्काउंट। सो हम यहां बोल रहे हैं व्हेन योर फर्म रिसीव्स एन इनवॉइस, मतलब हम कुछ सामान खरीदे, हमें इनवॉइस मिल रहा है। इनवॉइस कौन इशू करता है? इनवॉइस सप्लायर इशू करता है। इसका मतलब हमारे को इनवॉइस मिला है, मतलब हम कुछ सामान खरीदे, एंड अज्यूमिंग दैट व्हेन द अकाउंट इज सेटल्ड full advantage is taken of any discounts offered when the account is settled, मतलब जब पेमेंट हुआ है। अकाउंट सेटल मतलब, अकाउंट का मतलब है जब आप क्रेडिटर का अकाउंट सेटल कर रहे हो, मतलब आप जब पेमेंट कर रहे हो तब आपने सारे डिस्काउंट्स का जो है आपने ऑफर एंजॉय किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड। सो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा? इसमें कैश डिस्काउंट, ये कैश डिस्काउंट का केस है क्योंकि ये पेमेंट है, सो कैश डिस्काउंट, नेट इनवॉइस प्राइस एंड ट्रेड डिस्काउंट, या फिर कैश डिस्काउंट एंड नेट इनवॉइस प्राइस, या ओनली कैश डिस्काउंट एंड ओनली ट्रेड डिस्काउंट। ये चारों में से आपको कौन सा लग रहा है, कौन सा ऑप्शन है ये? कौन कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है? आपको क्या ये ट्रेड डिस्काउंट का केस लग रहा है? और यहां पे हम बोले विल बी रिकॉर्डेड इन दी डबल एंट्री, तो ट्रेड डिस्काउंट तो हो ही नहीं सकता है। ए और डी तो आप ऐसे एलिमिनेट कर दे रहे हो बिकॉज जब आप पेमेंट के बारे में बात कर रहे हो तब आप बात करो सिर्फ कैश डिस्काउंट का, और आप रिकॉर्ड करने की बात करो, रिकॉर्ड तो कभी नहीं होता है ट्रेड डिस्काउंट। सो ट्रेड डिस्काउंट इज कंप्लीटली एलिमिनेटेड। नेक्स्ट क्या बचता है? कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है? आप कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करोगे पर आप नेट इनवॉइस प्राइस भी रिकॉर्ड करोगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यही राइट ऑप्शन है बी, क्योंकि आप जब पेमेंट कर रहे हो तो आपके लिए आप अपने क्रेडिटर को इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड किए थे, तो इसका मतलब आपको अपने क्रेडिटर को डेबिट भी तो करना पड़ेगा ना। सो एंट्री क्या हो रहा है यहां पे? यहां पे वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और वेंडर को आप नेट इनवॉइस प्राइस पे लाए थे। नेट इनवॉइस प्राइस मतलब अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट हुआ भी होगा तो आप नेट यहां पे रिकॉर्ड किए थे, फिर आप यहां पे कैश पे कर रहे हो और डिस्काउंट रिसीव एंजॉय कर रहे हो। सो आपके लिए राइट ऑप्शन कौन सा बचता है? इट इज कैश डिस्काउंट एंड नेट इनवॉइस प्राइस। क्लियर है? फिर
trade discount allowed at the time of sale of goods is recorded in sales book, recorded in journal proper, recorded in cash book, not recorded in the books of accounts. वापस से trade discount is not recorded. ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है. सबसे पहले दी अलाउंस मेड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट. यहां प्रॉम्प्ट पेमेंट की बात करें, प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है बल्क परचेज. सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट, in recording a cash sale involving trade and cash discounts, the trade discount is calculated, but only the amount of cash discount is recorded clearly in the relevant subsidiary journal, which is true. हम खाली कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट तो हम रिकॉर्ड नहीं करते. सो दिस इज ट्रू. अच्छा, अब जब ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने बोर्ड्स में, तो आप हमेशा रीजन भी दीजिएगा. अगर वो 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसका मतलब वो हाफ मार्क रहेगा ट्रू या फॉल्स सही गैस करने के लिए, और दूसरा क्या रहेगा, हाफ मार्क फॉर द रीजन. ये जरूरी है बताना कि आपको समझ आ रहा है वो ट्रू है कि फॉल्स है, आपको ये दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर को. क्लियर है? नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम अ सप्लायर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट is credited to the supplier's account. From discount received from a supplier for making prompt payment is credited to the supplier's account. ये तो false है. डिस्काउंट रिसीव आप जो कर रहे हो वो तो आप डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो, सप्लायर अकाउंट को तो आप डेबिट करोगे, ये तो आपका डेबिट हो जाएगा. क्लियर है? और क्रेडिट क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड टू अ कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट इज क्रेडिटेड टू द कस्टमर्स अकाउंट. यहां बोले डिस्काउंट अलाउड, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, ये कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा, ये कस्टमर्स अकाउंट में क्रेडिट होगा, विच इज ट्रू. इसका एंट्री क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कैश डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट. सो दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट, cash discount received from a creditor is credited to discount received account. Cash discount received is credited to discount received account. This is true. एंट्री में वही कर रहे हो आप, क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट कर रहे हो टू कैश अकाउंट क्योंकि कैश जा रहे है, एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड क्यों, क्योंकि वो इनकम है. क्लियर है? कैश डिस्काउंट अलाउड टू अ डेटर इज डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट. यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड ये आपके लिए एक्सपेंस होता है, सो इट इज डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट. दिस इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट मे बी अलाउड इन एडिशन टू ट्रेड डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट मे बी अलाउड इन एडिशन टू ट्रेड डिस्काउंट. सो आपका कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट क्या डिपेंडेंट है? ये तो डिपेंडेंट नहीं है. ट्रेड डिस्काउंट क्या चीज पे, बल्क परचेज पे. अगर मैं बल्क में सामान खरीदूं तो मुझे एक डिस्काउंट मिले जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं बुक्स में, वो मेरे लिए ट्रेड डिस्काउंट हो जा रहा है. अब ये भी तो हो सकता है ना, जो दुकानदार है वो मुझे बोले आपको इतना तो मैं ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा इफ यू बाइंग इन बल्क, फिर मैं बोल रहा हूं आप इसका लेकिन पेमेंट जो है 3 महीने में कर दीजिएगा. अब अगर मैं 3 महीने से पहले करता हूं, हो सकता है दैट पर्सन इज अलाउइंग मी फर्दर डिस्काउंट विच इज अ cash discount. So this is possible. Cash discount may be allowed in addition to trade discount. This is true. ठीक है, ऐसा तो कोई restriction नहीं है. Next, trade discount allowed on purchase by customer is trade discount. Discount allowed on purchase. Purchase मतलब bulk purchase का बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि पेमेंट की बात नहीं कर रहे. So trade discount is linked to bulk purchase. This is true. Next, discount allowed to customers on payment is cash discount. This is also true going by the definition of cash discount. This is dependent on payment. ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कुछ fill in the blanks के ऊपर based question. The allowance made for prompt payment of bill is called, ये कौन सा टाइप का डिस्काउंट हो जाएगा जहां हम पेमेंट की बात कर रहे हैं, कैश.
इजी है. द रिडक्शन अलाउड ऑन द कैटलॉग प्राइस ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड डैश डिस्काउंट. ये है ट्रेड डिस्काउंट. और यहां क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इज शोन इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नॉट शोन होगा. ये ध्यान दीजिए, ये नॉट शोन होगा क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी बुक्स में नहीं दिखाते. पर क्योंकि हम बात करें रिडक्शन अलाउड ऑन दी कैटलॉग प्राइस ऑफ द गुड्स, तो लिस्ट प्राइस की बात करें, लिस्ट प्राइस पे जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट. ठीक है. नेक्स्ट, डैश डिस्काउंट इज नॉट अलाउड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रेड डिस्काउंट अभी अभी हम बात किए. फिर कैश डिस्काउंट इज एन अलाउंस मेड टू इंकरेज क्या चीज, प्रॉम्प्ट पेमेंट. फिर डैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय वन ट्रेडर टू अनदर ट्रेडर ओनली. तो ये हम बात किए ना, ट्रेड डिस्काउंट के केस में जो पार्टीज इन्वॉल्व है वो तो होलसेलर, रिटेलर, तो वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस. सो इट इज अ केस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट. क्लियर है. आइए देखते हैं नेक्स्ट. इफ 15% cash discount is allowed on an amount of 12,600, the payment will be settled by a check for. तो ये तो सिंपल मैथ्स है. क्या हो रहा है यहाँ पे, हम बोले 12,600 पे 15% कैश डिस्काउंट मिल रहा है हमें फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट. सो कितना पेमेंट करना होगा, सो दिस इनटू 0.85 is our net amount which is 10,710. कैसे करें हम, 12,600 इंटू 0.85. 0.85 क्यों, क्योंकि नेट हम 85% पे करें, 15% का हमें डिस्काउंट मिल जा रहा है. सो दिस इज 10,710. नेक्स्ट, द लिस्ट प्राइस इज ₹550 at the rate of 5%. the trade discount is, we simple math, 550 into 0.05, 27.5. the trader then earns a cash discount. मतलब पहले हमें जो है ट्रेड डिस्काउंट मिला, फिर कैश डिस्काउंट मिल रहा है ऑफ रुपीज डैश ऑन दी सम ऑफ रुपीज डैश एंड इश्यूज अ चेक फॉर ₹500. मतलब 500 रुपया नेट पेमेंट हुआ है. सबसे पहले लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 550. 550 में हमें डिस्काउंट मिल गया ₹27.50 का, तो बच रहा था कितना, 52.5. अब यहां बोल रहे हैं हमें फर्दर कैश डिस्काउंट मिला है ऑन द सम ऑफ डैश एंड इश्यूज अ चेक ऑफ ₹500. मतलब 500 अगर पेमेंट किए हैं और 27.5 ट्रेड डिस्काउंट है, तो हमारे लिए कैश डिस्काउंट फिर कितना हो रहा है, 522.5 माइनस 500 विच इज 22.5. तो टोटल 50 रुपए का डिस्काउंट हो गया ट्रेड डिस्काउंट, जिसमें से 27.5 है, कैश डिस्काउंट 22.5 है. और किस अमाउंट पे कैश डिस्काउंट मिला, हमें मिला 522.5 पे, क्योंकि नेट हमारे लिए परचेज कितना हुआ था, नेट परचेज तो 522.5 है और कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन नेट इनवॉइस प्राइस. क्लियर है. नेक्स्ट, द कैटलॉग प्राइस इज 800, मतलब लिस्ट प्राइस इज 800 व्हेन with a trade discount of 5% the net amount payable would be, ये तो सिंपल मैथ्स, 800 into 0.05 उतना लेस हो जाएगा, तो 800 minus 40, 760. If a further cash discount of 20% is allowed, the amount payable would be only, तो 760 into 0.8, 608. ये हो जा रहा है हमारा नेट पेबल अमाउंट, क्योंकि पहले 5% मतलब 40 रुपया लेस हो गया था, तो हम बुक्स में रिकॉर्ड किए थे 760. अब 760 पे फर्दर 20% डिस्काउंट को लेस करके हमें कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, हमें 608 पे करना पड़ रहा है. क्लियर है. ट्रेड डिस्काउंट इज डैश इन द बुक्स. तो ट्रेड डिस्काउंट क्या हो रहा है, डेबिट क्रेडिट क्या, इज नॉट रिकॉर्डेड. ये तो बुक्स में हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, सो इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है. चलिए आइए अब देखते हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन. हम ये पहले भी देख चुके हैं और
मैं आपको पहले भी बोल रहा था ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, सो इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान दो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। थोड़ा ये ट्रिकी होता है क्योंकि इसमें एक असर्शन होता है, मतलब एक स्टेटमेंट होता है विच इज known as an assertion, जो factual statement होता है, और then there is a second statement which is given which is a reason। आपको ये बताना होता है कि आपके दोनों जो assertion और reason है both are correct, या एक correct है या दोनों correct है पर the reason is incorrect, उस कारण से जो है assertion नहीं है। So there are 4 options, आपको एक select करना होता है। जैसे पहला में both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation। Next, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of the assertion। फिर both assertion and reason are not correct, या फिर assertion is correct but reason is not correct। ठीक है, आइए देखते क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले assertion दिया हुआ है, trade discount allowed is shown as an expense in the books of the firm। रीजन दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस ऑफ डिस्काउंट अलाउड इज एन इनकम फॉर द फर्म। तो सबसे पहले असर्शन क्या है, ट्रेड डिस्काउंट इज शोन एज एन एक्सपेंस, पर ट्रेड डिस्काउंट तो हम दिखाते ही नहीं है, तो ये तो गलत है। डेबिट बैलेंस ऑफ डिस्काउंट अलाउड इज एन इनकम, डेबिट बैलेंस डिस्काउंट अलाउड, ये तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम। सो दोनों ही गलत है, जहां दोनों गलत है वहां ऑप्शन सी बोथ असर्शन एंड रीजन आर नॉट करेक्ट। वापस से ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आप रीजन जरूर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट असर्शन, कैश डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस एंड इज शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ये सही है, कैश डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस और हम बुक्स में रिकॉर्ड भी करते हैं। रीजन क्या दिया हुआ है, कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन टाइमली रिसीप्ट ऑफ ड्यू अमाउंट एंड दस इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द फर्म। तो इसमें क्या हो रहा है, एक तरीके से एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं कि वो क्यों अलाउ होता है, बिकॉज ऑफ टाइमली रिसीप्ट ऑफ द ड्यू अमाउंट एंड दस इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इट इज एन इनडायरेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है हमारा मेन कोर ऑपरेशन से तो रिलेटेड नहीं, सो इट इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस हम बोल रहे थे कौन से होते हैं, जो ऑपरेशंस में डायरेक्टली जो एक्सपेंस इंकर करते हैं, जैसे परचेज इज द डायरेक्ट एक्सपेंस, पर ये तो बाद में जब पेमेंट आ रहा है तब का बात है, इट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ऑपरेशंस, सो इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। दोनों सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ये कौन सा था, ये था ऑप्शन बी। Next, assertion, rebate is an expense being reduction in amount because of the reasons other than for which trade discount and cash discount is allowed। ये सही है। अब इसका रीजन देखते हैं, rebate is an expense for the firm and is shown separately in the books of the firm। ये जो स्टेटमेंट है, rebate is an expense for the firm and is shown separately in the books of the firm, ये बात तो सही है, पर इससे ये क्या समझ में आ रहा है, हम जो पहले बोले कि इट इज एन एक्सपेंस एंड इट इज बिकॉज ऑफ रीजन अदर देन ये, तो इसका रीजन तो ये जो दे रहा है इसे एक्सप्लेन तो नहीं कर रही है। सो ऑल्दो दोनों फैक्चुअली करेक्ट है, बट जो रीजन दिया हुआ है दैट इज नॉट द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन असर्शन का, है ना, क्योंकि ये तो सीधा सीधा बोल दे रहे, ये भी एक स्टेटमेंट ही है कि रिबेट इज एन एक्सपेंस, हम ऊपर भी बोले रिबेट इज एन एक्सपेंस, और यहाँ बोले इट इज शोन सेपरेटली, यहाँ पे हम कुछ जो एक्सप्लेन नहीं कर, एक्सप्लेन तो ऊपर में साथ ही साथ कर दिए, बिकॉज ऑफ रीजन अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट इज अलाउड। सो दोनों स्टेटमेंट्स है और दोनों करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो वापस से ये कौन सा हो जा रहा है, ये था ऑप्शन ए, जहां पे बोले assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion। ठीक है, चलिए नंबर 4, assertion, discount received on purchase of goods is termed as trade discount। परचेज के समय अगर डिस्काउंट मिले ट्रेड डिस्काउंट सही है। रीजन, डिस्काउंट अलाउड ऑन अमाउंट बीइंग रिसीव्ड फॉर गुड्स फॉर सेल ऑफ गुड्स इज कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड ऑन अमाउंट बीइंग रिसीव्ड for sale of goods is cash discount।
ये भी फैक्चुअली सही है, डिस्काउंट अलाउड ऑन द अमाउंट बीइंग रिसीव्ड इज कैश डिस्काउंट, तो दोनों जो है सही है, पर क्या हम एक्सप्लेन कर रहे रीजन से असर्शन नहीं, सो वापस से ये ऊपर वाले केस हो जा रहे हैं ए, जहां दोनों करेक्ट है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन में क्या बोल रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन पेमेंट बीइंग मेड अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स इज एन इनकम फॉर द फर्म। Discount received on payment being made against purchase of goods is an income for the firm। और रीजन है ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स इज एन इनकम फॉर द फर्म। सबसे पहले हम बोले पेमेंट के अगेंस्ट अगर कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड, सो दिस इज एन इनकम, करेक्ट है, इसको हम डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं। पर नेक्स्ट हम बोले डिस्काउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ परचेज, वो इनकम है, वो तो गलत है, वो तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते क्योंकि इसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। सो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, सो ओनली असर्शन इज करेक्ट। ये कौन सा ऑप्शन है, डी, वे ओनली असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। क्लियर है? सो चलिए हम आज का जो लेक्चर है यहीं पे एंड करते हैं। आज हम थोड़ा कंसेप्ट समझ लिए, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट होता क्या है, और हम काफी टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लिए। आई होप इससे आपका जो थियोरेटिकल कंसेप्ट की क्लैरिटी है वो अच्छी तरीके से हो गई है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सम्स देखते हैं कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट पे। ठीक है।